लोकसभा चुनाव 2024 के तहत गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के हुगली में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान शाह के निशाने पर पूरी तरह से ममता बनर्जी सरकार रही। गृह मंत्री शाह ने कहा कि बंगाल में मुल्ला मदरसा और माफिया का साम्राज्य हो गया है। माटी मानुस का नारा लगातार दीदी सत्ता में आई थी और अब मुल्ला मदरसा माफिया का नारा आज बंगाल में बुलंद है। इमाम मुल्लाओं को बंगाल की तिजोरी से तनख्वाह देनी चाहिए क्या? जब हाईकोर्ट ने मना कर दिया तो ममता दीदी ने वक्फ वोट से दिया। और वहीं शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाकर जम्मू कश्मीर को भारत से हमेशा के लिए जोड़ने का काम किया है। शाह ने कहा कि ममता दीदी हमारे हिंदू के साथ ही साथ नागरिकता नहीं देंगी, लेकिन बांग्लादेशी घुसपैठियों को नागरिकता जरूर देंगी। मैं वादा करता हूं इन सभी लोगों को नागरिकता दी जाएगी। बोल दिया ममता दीदी। मुझे बताओ भाइयों बहनों, इमाम को मुल्लाओं को बंगाल की तिजोरी से तनख्वाह देनी चाहिए क्या? अरे जोर से बोलो, देनी चाहिए। हाईकोर्ट ने ना बोल दिया, ममता दीदी ने वक्फ बोर्ड से देने का काम किया। पूरे देश में रोहिंग्या घुसते हैं, ममता दीदी नहीं रोकती। राम मंदिर का विरोध करती, दुर्गा विसर्जन के परमिशन नहीं देती। और रमजान में चलिए ज्यादा बातचीत करेंगे और ज्यादा बातचीत के लिए दिनेश जी का रुख करेंगे। दिनेश जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़ चुके हैं। दिनेश जी, बहुत स्वागत है न्यूज आवर में आपका। नमस्कार जी। पश्चिम बंगाल में अमित शाह पहुंचे और इस दौरान शाह के निशाने पर पूरी तरह से कहीं ना कहीं ममता बनर्जी सरकार रही है। तो आपसे भी जानना चाहेंगे, क्या वाकई ममता दीदी अल्पसंख्यकों को उनका गार्जियन है क्या वो अल्पसंख्यकों की? जी नमस्कार कर लीजिए, आपको और दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, अमित शाह ने हुगली में जो अपने भाषण के दौरान पूरे तरीके से जो वहाँ की सरकार को और ममता दीदी की जो सरकार थी उसको घेरने का कार्य किया और पूरे तरीके से उन्होंने कि अपीजमेंट का पूरा आरोप लगाया। और देखिए, उसमें कोई कि दोहराए की बात भी नहीं है, क्योंकि जैसे अपने तरीके से संदेश खाली का सभी को हमको याद है। तो संदेश खाली में जो दुराचार और अन्य जो घटनाएं जैसे हुई, तो उसमें देखिए मुख्य आरोपी कौन था और उसको लास्ट मोमेंट तक जो है, और जैसे कि एनआईए वगैरह और बाकी जो एजेंसी बार बार जब विजिट कर रही थी, ईडी विजिट कर रही थी, लेकिन बार बार जो सरकार है वहाँ की बचाती नहीं रही। और लास्ट मोमेंट तक ये था कि जो वहाँ की जो लोकल प्रशासन था वो उसको संरक्षण देके बैठा हुआ था, जबकि कि वहाँ पे जैसे कि वहाँ पर एसआईटी और वो सब बटाली क्षेत्र उनकी बातें वो चीजें नहीं की गई। दूसरा उसका ये कि जैसे कि ऐसे गैर जैसे कि जो कार्य बोले या अनैतिक कार्य बोले, वो सब करने के बाद में भी जैसे एक मान के चलें कि एक वर्ग विशेष की तरफ अगर उनकी इतनी अपनी लोक भवन चीजें अगर है, तो उसमें मैं ठीक नहीं समझता इस चीज को लेकर। दूसरा देखिए, अमित शाह ने उनपे जो आरोप लगाए तो गलत भी नहीं है उस तरीके से, क्योंकि जैसे सीए लाने की जैसे बात थी तो उस टाइम एकदम से उछल के और सारी सरकार जो है विपक्ष पड़ी और उसमें लेकर के विपक्षी दल जितने थे सब में विरोध किया, जबकि उसमें कोई गलत कुछ था नहीं। ऐसे आसपास के मान के चलेंगे, जैसे आसपास जो हमारे जैसे कि पाकिस्तान होगा, बांग्लादेश हो गया और जैसे कि और जो श्रीलंका की तरफ से हो गया, तो वहां पर जैसे कि हिंदू शरणार्थी वहाँ जो माइनॉरिटी है, तो हिंदू शरणार्थी, बौद्ध शरणार्थी और सिख शरणार्थी जो है वो अगर हमारे पास अगर आते हैं शरण मांगने के लिए, तो उसमें क्या समस्या है? आप जैसे आपने रोहिंग्या का जिक्र किया, तो रोहिंग्या उनके लिए तो मना नहीं कर रही आपस में, उसमें आपने लाखों करोड़ों जो रोहिंग्या उनको लाके बसा दिया है। और जबकि बेचारे वहाँ पर जैसे मतुआ समाज के लोग, जैसे मैं पर्टिकुलरली आपको बताना चाहूंगा, पाकिस्तान और बांग्लादेश की तरफ से आकर के हिंदू समाज के वहाँ के लोग जैसे प्रताड़ित करने के बाद में, और पिछले काफी मान के 30-40 साल से 3-4 दशक से आगे बसे हुए हैं, लेकिन ना तो सीपीआई की सरकार ने ना बाद में टीएमसी की सरकार बदल के उन लोगों ने उनके लिए कुछ भी नहीं किया। जबकि बच्चे बड़े होके मान के चलने की बाद में जैसे कि अपना किसी रोजगार और काम धंधे पे लग गया और एक तरह से इनको टेम्पररी जैसे कि देके बैठा रखा है कि अनैतिक तरीके से, लेकिन उनको जैसे किस तरह के शरण देने की या किस तरह की जो है तरीके से बात की सीए के द्वारा देखिए उनको जब मिलेगी नागरिकता, तो उससे डर है ममता दीदी को कि जैसे 1 करोड़ से ऊपर, जैसे मैं आपको संख्या बता रहा हूँ कि 1 करोड़ से ऊपर जो है फैकल्टी संख्या है जो राजनीतिक जैसे वहां से शरण मांगना चाहते हैं हिंदू वहां से आते। और तो वही मान के चले कि अगर वो हो गया तो गेम चेंजर हो जाएगा। एक तरह से मान के चलें कि टीएमसी को उसी बात का डर है कि अगर उन लोगों को शरणार्थी जो है उनको अगर हिंदू शरणार्थियों को माइनॉरिटीज उनको अगर वहां पर चरण अगर दे दी गई और नागरिकता मिल गई तो बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। और दूसरा इसी को लेकर के जहां तक मतलब प्राथमिकता जो है उन्होंने एक तरह से अपीजमेंट पॉलिटिक्स को करने का काम किया
तो मुस्लिम आरक्षण को लेके स्पेशल जैसे अपने तरीके से प्रावधान बना करके, और जैसे हाई कोर्ट ने जब मना किया कि ठीक है कि जैसे अपने एक धर्म विशेष की तरफ कुछ अपना तिजोरी फोल्डिंग करने करके, तो वक्फ बोर्ड जो है उसके थ्रू उन्होंने जो सेंटर कर दिया उसी को लेकर के, तो वो चीज लेकर के चीज होंगी। दूसरा जैसे 370 आर्टिकल को लेकर के भी घेरने के बाद भी खून की नदियां बह जाएंगी, ऐसा जो विपक्षी दलों के द्वारा बोला गया। लेकिन वहां मान के चले कि जो आज के डेट में जैसे कि वहां पर जितना जो टूरिज्म पहले इतना कम हो गया था, जो पहले खूब होता था, और 370 हटाने के बाद में और इतना टूरिज्म बढ़ गया है कि जिसका मतलब अप्रत्याशित एक तरह से, और लोकल जनता वहां की बहुत खुश है उसी को लेकर। उन्होंने बोला था कि वहां के जैसे कि एमसी और जैसे कि और जो वहां के दल थे, तो उन लोगों ने बोला था क्लियर तरीके से, जैसे कि क्या नाम है, सईद जो है उनकी पार्टी बोली या लोकल जो पार्टी थी, तो उन लोगों ने क्लियर किया था कि यहाँ पर जैसे अगर 370 हटा लिया गया तो उसके बाद में यहाँ पर तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा। लेकिन उसके बाद ये मान के चलें कि सेना पे हमला करना कितना कम हो गया, सेना पे हमला जैसे उस तरह के पत्थरबाजी करते थे, वो कितने कम, सिविलियंस पे जैसे अटैक्स होते वो कितने होते थे, उसमें कमी आई। तो इस तरीके से पूरा ओवरऑल अगर देखा जाए तो अपीजमेंट की पॉलिटिक्स एक वर्ग विशेष की तरफ करने का जो कर रहे हैं, उसको लेके अमित शाह जो है उन्होंने घेरा है पूरी तरीके से, वो कहीं गलत भी नहीं है। तो एक तरह से देखिए अगर चले सभी वर्गों को लेकर जैसे लेके चले तो बढ़िया रहेगा, अदरवाइज अभी के हिसाब से चीजें कहीं ना कहीं विपक्ष के हाथ से चलती नजर आ रही है। और सिर्फ ये जैसे कि जो एनडीए के द्वारा और भाजपा के द्वारा जो दिया गया नैरेटिव सेट किया गया है, उसी भी खेलते ना, उसी की सफाई देते हुए नजर अपने तरीके से अपना खुद का नैरेटिव सेट तक नहीं करते। ठीक है, बिल्कुल। दिनेश जी, फिफ्थ फेज की बात करें तो 7 सीटों पर पश्चिम बंगाल में वोटिंग होनी है, और ऐसे में अमित शाह का वहां पहुंचना कितना फायदेमंद हो सकता है? पूरे तरीके से रहेगा, क्योंकि देखिए गृह मंत्री जब अगर विजिट करते हैं तो उससे देखिए कई मायने निकलते हैं जल्दी। जैसे एक तो लॉ एंड ऑर्डर वो सुधरता है, क्योंकि गृह मंत्री जब जाते हैं तो पूरे तरीके से वहां के जो चाहे लोकल प्रशासन में कुछ भी उनको गायब जैसे इलेक्शन कमीशन उन्होंने बागडोर अपने हाथ में ले रखी, तो कहीं ना कहीं देखिए लोकल प्रशासन जो है, जैसे कि अगर ममता दी, जैसे कि मैं बार बार बोला था कि ममता जी जो है उन्होंने लोकल प्रशासन को अपने तरीके से अपने जो टीएमसी कैडर है उनको एक तरह से समर्पित कर रखा है। तो वो चीजें कहीं ना कहीं जैसे जो व्याप्त है लोकल जो जनता के बीच में और जैसे कि आम जनमानस के बीच में, वो एक तरह से मैसेज पहुंचता है कि नहीं आपके पास में जो आपकी जो अपनी जो सरकार है, जैसे यहाँ की अगर सरकार आपके साथ में है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो उधर केंद्र की सरकार जो है आपको मदद करेगी, और आप अपनी आवाज अगर पुरजोर तरीके से उठाएंगे और मतलब कि भय से रहित होकर के और उससे अलग होकर डर के बिना आप अगर निष्पक्ष तरीके से वोट अगर करेंगे और अपनी जो जहां पर आपकी मर्जी हो उसको अगर वोट करेंगे तो आपको कोई रोक टोक करने वाला नहीं है ऐसे। और जैसे उसको लेकर जैसे कहीं ना कहीं पहले बीच में मान के इससे पहले जो चरण रहे उसमें कहीं ना कहीं गोलीबारी बमबारी इस तरह घटनाएं देखने को मिली, तो उस चीज से बड़ा स्पष्ट पहुंचता है। और दूसरा देखिए एक एक चीज उजागर जैसे करने का, जैसे क्योंकि जैसे वहां पर टीएमसी के खिलाफ बोलने वाला कोई नहीं होता उस तरीके से, और अगर होता है जैसे अभी 4 दिन पहले की बात थी कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं द्वारा मतलब एक आरोप लगाया गया तरीके से, भी सीपीआई जो है उसके जो कार्यकर्ता कुछ मारे उसका जो उनकी मृत्यु भी हो गई थी। तो इस वाला अपने आप में जंगल राज जैसा जो व्याप्त है, तो उसको लेकर के गृह मंत्री बहुत का और जनता की तरफ से जो डर का माहौल है वो खत्म होता है और एक तरह से निष्पक्ष चुनाव जो है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए कहीं ना कहीं जैसे कि दिनेश जी ने बताया कि अमित शाह का पहुंचना कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। तो और इस बीच उन्होंने बड़ी जनसभा को भी संबोधित किया जहां पर वो ममता बनर्जी सरकार पर गरजते हुए बरसते हुए नजर आए। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर की ओर रुख करेंगे। लखनऊ में इंडिया गठबंधन की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव मौजूद रहे। खड़गे ने कहा देश में 2 विचारधाराओं की लड़ाई है, 4 चरणों के चुनाव में इंडिया गठबंधन मजबूत दिख रहा है। मोदी की सरकार इस बार नहीं बनेगी, इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि 10 साल दिल्ली और 7 साल यूपी की सरकार में झूठे वादे किए हैं। इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में 79 सीट जीत रही है। वाराणसी का इशारा करते हुए कहा कि क्यूटो में लड़ाई है। ये 400 पार का नारा इसलिए दे रहे हैं क्योंकि देश का संविधान बदलना चाहते हैं। ये पूरे देश की मिलीजुली तहजीब को बदलना चाहते हैं। इंडिया गठबंधन के लिए जनता का समर्थन दिखाई दे रहा है। आने वाले समय में 140 करोड़ की जनता भारतीय जनता पार्टी को 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। चलिए ज्यादा बातचीत करेंगे, सहयोगी प्रशांत का रुख करेंगे हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए लाइव जुड़ चुके हैं। प्रशांत, अगर हम बात करें इंडिया गठबंधन की तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जहां पर गठबंधन 79 सीट जीतने का दावा कर रहा है। अगर प्रशांत हम 19, चलिए सपा तो एक तरफ है, लेकिन अगर हम 2019 की बात करें तो कांग्रेस के पाले में मात्र 1 ही सीट पहुंची थी। अब ऐसे में 79 सीट का दावा कितना सच साबित हो सकता है? इंडिया गठबंधन यहाँ काम कर रहा है
और इंडिया गठबंधन ने कहा है कि वो जो है करीब यहाँ 79 सीटें जीतेंगे। ऐसे में तय करना है उनके पार्टी के इस नेतृत्व को किस तरीके से यहाँ चुनाव जीत दर्ज करेंगे, कि 4 चरण हो चुके हैं, 5वें चरण का 20 मई को फिर मतदान होना है। तो ऐसे में आज कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और इसके साथ ही सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें तमाम बातें कहेंगे, विपक्ष पर बड़े बड़े हमले बोले गए, जिसमें कहा कि विपक्ष केवल झूठ ही फैला रहा है, विपक्ष लोगों को गुमराह कर रहा है। जबकि कांग्रेस पार्टी यानी इंडिया गठबंधन ने जो यहाँ पर मैनिफेस्टो तैयार किया है उसमें किसानों के लिए, बेरोजगारों के लिए और इसके साथ ही महंगाई हो, युवा हो, महिला हो, किसान हो, उनके तमाम योजनाएं रखी हैं। और इसी के बलबूते इंडिया गठबंधन पूरे देश में चुनाव लड़ रहा है। तो वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, उन पर भी बड़े बड़े हमले बोले हैं। कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकाल में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार किए हैं और इसके साथ ही जिन भ्रष्टाचारियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर साफ सुथरी बातें करती थी, उनको अपने साथ मिलाकर इन्होंने दिखा दिया है कि ये भ्रष्टाचार युक्त सरकार है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने कहा कि केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुमलेबाजी करते हैं और जुमलेबाजी के बल पर ही उन्होंने 2014 और 2019 की सरकार बनाई है, जबकि दोनों सरकारों में देश के ऊपर सबसे ज्यादा कर्ज हुआ है और यहाँ केवल 2 ही पूंजीपति यहाँ मजबूत हुए, चाहे अडानी हो, अंबानी हो, बल्कि छोटे छोटे औद्योगिक घराने से पूरी तरीके से नेस्त नाबूद कर दिए गए। षड्यंत्र के तहत देश को कैप्चर किया जा रहा है, यानी कि देश में केवल और केवल पूंजीवादी सत्ता हावी रहे, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। उत्तर प्रदेश में आज हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर बड़ा गर्मागर्मी थी और इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आरोप लगाए हैं कि इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से हार रहा है, इसलिए विफलता की बौखलाहट में इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। चाहे तो अखिलेश यादव हो या कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने देख लिया है कि 4 चरणों में यहाँ भारतीय जनता पार्टी 200 सीटें प्राप्त कर रही है। तो ऐसे में केवल ये बौखलाहट ही है। वाराणसी में क्योंकि 14 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ से नामांकन अपना दाखिल किया है, तो वाराणसी को लेकर भी ये बातें कही गई हैं कि वाराणसी के आसपास जिस तरीके से 2014 में वादा किया गया था कि यहाँ औद्योगिक इकाइयां स्थापित की जाएंगे, बड़े कारखाने खोले जाएंगे, लोगों को बड़े पैमाने पर रोजगार मिलेगा, पूर्वांचल का विकास होगा, वह भी पूरा नहीं हो पाया है। जो पूर्वांचल एक्सप्रेस जो बनाया गया है, समाजवादी पार्टी में इसकी रूपरेखा तैयार की गई थी, इसके जो सिक्योरिटी पर्पज थे उनको भी कम कर दिया गया है, इसके साथ ही तमाम सेफ्टी फीचर्स थे उनको भी खत्म किया गया है, केवल खाना पूर्ति के नाम पर किया गया है। और यह भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा उदाहरण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका श्रेय लिया, लेकिन बरसात के समय में सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए थे। अखिलेश यादव ने अपना वहीं लखनऊ आगरा एक्सप्रेस बनाया, जिसपे टच एंड गो का पहले शो हो चुका है, यहाँ पर जेट एयरवेज प्लेन यहाँ उतर सकते हैं। तमाम बातों को लेकर आज जो है समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस की तरफ से बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारतीय जनता पार्टी पर हमले बोले गए हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत, हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए, तमाम मुद्दों पर हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए, कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन 79 सीट जीतने का दावा कर रहा है और ऐसे में यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें सपा अध्यक्ष के साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे भी शिरकत करते हुए नजर आए। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर की ओर रुख करेंगे। मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटों पर मतदान खत्म होने के बाद पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने राजधानी स्थित कांग्रेस कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि 3 महीने पहले विधानसभा में बड़ी हार के बाद पूरी कांग्रेस ने एकजुटता से चुनाव लड़ा, नतीजे डबल डिजिट में सीटें आ जाए तो आश्चर्य मत करना। अब हमारा काम संगठन को मजबूत करना है, हमारी क्या कमियां हैं उनमें सुधार करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि संगठन में बड़े बदलाव के भी संकेत उन्होंने दिए हैं। उन्होंने कहा कि हम 3-4 बार चुनाव हारे, हर चीज के लिए भाजपा को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं, हमें भी कमियां हैं, हमारे अंदर भी कमियां हैं, आने वाले 3-4 साल उन्हें ठीक करेंगे। पटवारी ने कहा कि संगठन को मजबूत कर आइडियोलॉजी पर काम करेंगे। पटवारी ने कहा प्रदेश में अपराध का ग्राफ भी लगातार बढ़ रहा है, रेप मर्डर के मामले भी सामने आ रहे हैं, इसलिए बुलडोजर की बात नहीं की जा रही है और कोई होता तो अब तक उसका घर टूट चुका होता। बीजेपी को नहीं दे सकते, हमारी भी कमियां हैं, उनको भी सुधार करना और उन पर काम करना, पार्टी में क्या कमी है उसको निर्धारित करना और उसके सुधार के लिए प्रयास करना। तो मैं मानता हूं उस पर काम चालू है और बहुत जल्दी बहुत अच्छे परिणाम कांग्रेस पार्टी के वर्करों को, मीडिया जगत के साथियों को मिलेंगे विषय पर। मैं इस अवसर पर इस पूरे 3 महीने के घटनाक्रम में कुछ बातें ऐसी जो कांग्रेस के पार्ट से अच्छी और कांग्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बुरी भी हुई, जो
जो लोकतंत्र को लेकर या कांग्रेस जनों को लेकर या मीडिया जगत को लेकर या मध्य प्रदेश वासियों को लेकर कुछ बातें ऐसी असहज भी रही जो हमें चिंतित भी किया, और नेचुरल स्वाभाविक राजनीतिक दल है तो उस पर हमें आपके सवाल जवाब में भी कई बार परेशानी। तो देखिए यहाँ पर जीतू पटवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस तरह की जानकारी दी। चलिए ज्यादा बातचीत करेंगे, सहयोगी कृष्णा का रुख करेंगे, हमारे साथ भोपाल से लाइव जुड़ चुके हैं। कृष्णा, जीतू पटवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान वो संकेत देते हुए नजर आए, किस तरह के संकेत आखिर नजर आ रहे हैं? देखिए, अब लोकसभा चुनाव हो चुके हैं मध्य प्रदेश के स्तर से। देखें, मध्य प्रदेश में 4 चरणों के चुनाव हुए और कांग्रेस ने जहां तक दावा किया है कि 2 डिजिट के नंबर आएंगे, यानी कि 10 से 15 सीट जीतने के संकेत कांग्रेस ने दिए हैं कि 10 से 15 सीटों पर उनकी बढ़त है। लेकिन हालांकि ये 4 जून को पता चलेगा कि जनता के मन में क्या है। लेकिन एक बात कांग्रेस ने जरूर आज पत्रकारों के सामने बात रखी कि जिस तरह से लगातार मध्य प्रदेश में 20 सालों से चुनाव कांग्रेस हारती आई है और केंद्र के चुनाव भी 2 पंचवर्षीय से हारी है, उनमें कहीं ना कहीं कांग्रेस में कमी है और उस कमी को आज जीतू पटवारी ने स्वीकार किया और यह भी कहा कि अगले 3-4 साल तक लगातार वो संगठन के लिए काम करेंगे और संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करेंगे और जो कमियां हैं उन्हें दूर करेंगे। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में कांग्रेस, मध्य प्रदेश कांग्रेस में बड़ा फेरबदल देखने का है, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले ऐसा माना जा रहा था कि लोकसभा चुनाव तक जीतू पटवारी की टीम घोषित हो जाएगी। टीम घोषित नहीं हुई। अब जब चुनाव हो चुका है, मध्य प्रदेश के 4 चरणों का चुनाव जो हो चुका है, निश्चित रूप से जीतू पटवारी अपनी टीम भी घोषित करेंगे और संगठन में काम करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं 2023 के बाद जब 2028 के चुनाव में जाएगी कांग्रेस, तो निश्चित रूप से एक मजबूत संगठन को लेकर मैदान में उतरेगी। बिल्कुल कृष्णा, कांग्रेस में कहीं ना कहीं बदलाव तो देखने को मिलेगा ही, जिस तरह से संकेत वो देते हुए नजर आए। क्या लगता है जीतू पटवारी अपनी कुर्सी छोड़ते हुए नजर आएंगे या यूं ये ऐसी स्थिति बनेगी कि चुनाव में हार कांग्रेस से बाहर वाली स्थिति बनती हुई नजर आएगी? देखिए, चुनाव में हार हो या जीत हो के जो लोकसभा का चुनाव है उसमें जीतू पटवारी प्रदेश अध्यक्ष बने रहेंगे और उनको केंद्र ने, राहुल गांधी ने जो मौका दिया है वो अगले चुनावों के लिए मौका दिया गया है, क्योंकि विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव के लिए तैयारी का इतना समय नहीं होता कि एकदम से कोई प्रदेश अध्यक्ष बने और तख्ता पलट दे। उसके लिए समय चाहिए होता है और वो समय जीतू पटवारी को दिया जाएगा, जैसा कि केंद्रीय नेतृत्व से एक इन्हें संकेत मिले हैं कि जीतू पटवारी को पूरे संगठन में बदलाव और संगठन को गढ़ने का काम दिया गया है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं संगठन स्ट्रांग होता हुआ नजर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया कृष्णा हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए। तो देखिए यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ऐसे में बड़े बदलाव के संकेत जीतू पटवारी देते हुए नजर आए। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की खबर का। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं और ऐसे में बयानबाजी भी शुरू हो गई है, जहां डिप्टी सीएम अरुण साव ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में 11 की 11 लोकसभा सीट जीतने वाली है। कांग्रेस पार्टी 0 पर आउट होने वाली है, ये तय है। कांग्रेस में ना दूल्हा है और ना बाराती है। बाराती कांग्रेस छोड़कर भाग रहे हैं। उड़ीसा झारखंड दौरे को लेकर डिप्टी सीएम ने कहा, पार्टी के प्रमुख नेताओं के साथ साथ मुझे भी उड़ीसा झारखंड की जिम्मेदारी मिली है। झारखंड की बात करने के साथ ही छत्तीसगढ़ की योजनाओं की चर्चा उड़ीसा में चल रही है। उड़ीसा में इस बार परिवर्तन होने वाला है, परिवर्तन की लहर वहां चल रही है। तरह की कोई चर्चा होने की जानकारी। लगातार बीजेपी के बड़े लीडर्स का उड़ीसा झारखंड का दौरा है, आप भी जा रहे हैं, किस तरीके से वहां पर मुद्दे रहेंगे और क्या कुछ देख रहे हैं? छत्तीसगढ़ के पार्टी के प्रमुख पदाधिकारियों की ड्यूटी उड़ीसा और झारखंड में लगी है। मुझे भी झारखंड में जिम्मेदारी मिली है। 3 दिन कालाहांडी लोकसभा में प्रचार करके लौटा और आज से फिर उड़ीसा के संबलपुर लोकसभा क्षेत्र में पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ काम करने के लिए जा रहा हूं। उड़ीसा में परिवर्तन की हवा चल रही है और उड़ीसा में
छत्तीसगढ़ के योजनाओं की खासी चर्चा है, चाहे वो धान के 3100 रुपये प्रति क्विंटल का भाव हो, महतारी वंदन योजना हो, ऐसी योजनाओं की खासी चर्चा उड़ीसा में है। उड़ीसा में परिवर्तन की हवा चल रही है। इस बार उड़ीसा में भी डबल इंजन की सरकार बनने वाली है। चलिए ज्यादा बातचीत करेंगे, सहयोगी जिज्ञासा का रुख करेंगे, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जिज्ञासा, इस बीच यहाँ पर अरुण साव ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा, उड़ीसा का भी जिक्र करते हुए नजर आए, कैसे देखती है इसे? देखिए, अभी ओडिशा में चुनाव होने वाले हैं। चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ की जो आला कमान है, लगातार एक हफ्ते से जो है छत्तीसगढ़ में जो आला कमान है भारतीय जनता पार्टी के, वो ओडिशा के दौरे पर है। ओडिशा के दौरे पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा, डिप्टी सीएम अरुण साव, प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने लगातार दौरा किया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 3-4 दिन वहां रुके हुए थे और लगातार वहां जनप्रतिनिधियों से बात की, एक बहुत सारी बड़ी आम सभाओं को संबोधित किया, रोड शो किया। इस दौरान जो उप मुख्यमंत्री अरुण साव है, उन्होंने कहा है कि परिवर्तन की लहर वहां चल रही है और जिस तरह से वहां के माहौल, चुनावी माहौल जिस तरह से दिखते हैं, तो जो कांग्रेस है वो एक भी सीट नहीं पाएगी, शून्य पर लटक जाएगी और हम पूर्ण बहुमत के साथ उनका अपनी सरकार, डबल इंजन की सरकार बनाने जा रहे हैं। बिल्कुल जिज्ञासा, इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ना बाराती है और कहीं ना कहीं बाराती भी कांग्रेस छोड़कर बाहर जा रहे हैं, ना दूल्हा है ना बाराती है। देखिए काजल, जिस तरह से हम देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी में जो कार्यकर्ता है, नेता है, लगातार विधानसभा चुनाव के बाद से ही लगातार जो भारतीय जनता पार्टी में बड़ी संख्या में जो शामिल हो रहे हैं, चाहे वो छोटे से छोटे कार्यकर्ता हो या बड़े से बड़े कार्यकर्ता हो, सभी जो दामन कांग्रेस पार्टी का छोड़कर वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रही है। इसमें विजय जो उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कांग्रेस पार्टी पर तंज करते हुए कहा है कि जो कांग्रेस पार्टी की न बाराती है न दूल्हा है, उनका कोई भी अस्तित्व नहीं है, जो जल्द ही लोकसभा चुनाव के बाद वो भी समाप्त हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जिज्ञासा हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए, डिप्टी सीएम अरुण साव का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की और इस बीच पत्रकारों से वो रूबरू होते हुए नजर आए। कहीं ना कहीं उड़ीसा का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर भी उन्होंने जमकर निशाना साधा। 4 बड़ी खबरों में इतना ही। दीजिए इजाजत और देखते रहिए न्यूज़ 8। नमस्कार।